हाँ देखिए इधर, ये सवाल है सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ 2008 में, ठीक है। हाँ, दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 आपको फोटो में दिख रहा है, जिसमें एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसको होना चाहिए था 3 सेंटीमीटर और इसको होना चाहिए था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये गड़बड़ मुझको कैसे पता चला, क्या देख कर पता चला? हाँ, ये साइज में छोटा है तो 3 सेंटीमीटर, अगर ये थोड़ा बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने एक लॉजिक भी लगाया है। वो लॉजिक क्या है बताइए? क्या रेडियस? मैंने एक लॉजिक भी लगाया। एक लॉजिक लगा के भी हमको ऐसा लगा कि ये 3 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हाँ, क्या सेंटर से? सेंटर से डिस्टेंस रहने दो। छोटा है तो 3 सेंटीमीटर होगा, अब बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर हो गया ना। चलो ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो ये है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप, क्या? L2। आपको बताना है कि इसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाए। और ये पॉइंट O है, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्या करना है बताइए? 0 करना है। तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, किधर होना चाहिए, है कि नहीं? तो पहली बात तो ये है कि बाबू, इसमें करंट अगर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, किधर होगा बताइए? मैं आपको बता देता हूं करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ये वाले हिस्से को ना हम बाहर मानते हैं, तो करंट ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इधर की तरफ होगा। चलिए हम इसको कह देते हैं कुछ B1, क्या बोलते हो? तो करंट इसमें ऐसे घूम रहा था, तब ना मैग्नेटिक फील्ड इधर आया था। अब एक लूप है यहां, इसमें करंट कैसे घूमना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर आए? अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तब ना इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा। तो कैसे घूमना चाहिए? उल्टा ना घूमना चाहिए। इसमें घूम रहा था ऐसे ऐसे, इसीलिए इधर आया था। इसमें घूमना चाहिए ऐसे ऐसे ताकि इधर आए। तो पहली बात तो ये कि इसमें करंट का डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब हुआ कि इसमें करंट आ रहा है लेकिन यहां पर इसमें करंट जाएगा। ये आपको समझ में आया? और चलिए हम इसको I2 कह देते हैं। अब बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास रहा नहीं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इसको कुछ B2 बोल दिया जाए। अगर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना है तो B1 शुड बी इक्वल टू क्या? B2। तो B1 बराबर होना चाहिए B2 के। बताइए B1 किसका मैग्नेटिक फील्ड है? इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे। तो फॉर्मूला है म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला है, लगाएंगे। म्यू नॉट, बताइए I कितना है? 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिए। R स्क्वायर भी तो करना है, तो R का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। हाँ, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंसेस है वो सब सेंटीमीटर में है। हालांकि मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि सब कट छट जाएगा, इसीलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिखा म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कितना? यहां से यहां तक 4 ना है, तो बाबू 4 का स्क्वायर, क्या बोलते हो? 4 का स्क्वायर। और तब ये हो जाएगा आपका 3/2 बराबर B2 जो होगा वो इसके द्वारा यहां पर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I की जगह पे कितना? I2 R स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, हाँ, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3/2। कमाल की बात यह है कि नीचे वाली चीजें जो हैं, आप ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली सेम है।
अंतर बस इतना है कि इसमें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, इसमें 4 स्क्वायर प्लस, बात तो बराबर ही ना है। बात बराबर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये कैंसिल नहीं होता अगर हमने इसको क्या 4 और इसको 3 रहने दिया होता तो, तब ये कैंसिल नहीं होता। अरे बोलो, ठीक है। और मतलब पता नहीं कोई कहीं ऐसा भी ना हो कि ये सही में 4 हो और सही में 3 हो, लेकिन कोई फर्क नहीं। बुक में क्या है? बुक में ये कौन है? ये 4 ही है और ये 3 है। हाँ तब ठीक है। अब मान लीजिए उल्टा भी होता तो क्या फर्क पड़ता है? सॉल्व करते, कटता नहीं लेकिन कुछ तो होता है इधर। हाँ, अब बताइए इसको सॉल्व करिएगा, अभी और भी तो कुछ कटेगा। म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, बाकी कुछ तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है ना बाबू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना जी कि सही में वो 4 और ये 3 ही है? क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि यहाँ भी 3 स्क्वायर है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 स्क्वायर है, कुछ कटना छटना यहाँ से चाहिए था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। 9 डिवाइडेड बाई क्या? 9 डिवाइडेड, नीचे में कुछ थोड़े है, कुछ नहीं है, पूरे से पूरा ना कट गया है, तो इधर तो खाली 9 है ना रहेगा। हाँ ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? I2 इंटू क्या? 16, तो I2 हो जाएगा 9/16 ना, 9/16। इसको आप बताइए कितना आ रहा है ये? 0.56, इतना एम्पियर आ रहा है। आ जाएगा, देखो क्या आंसर क्या दिया हुआ है, देख के बताए हो? 0.56 आ रहा है। चलो ठीक है बाबू, तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये एक आईटी का सवाल है। अब मैं बताता हूं। कहता है कि एक सर्कुलर लूप है कोई, ठीक है, और हमने किसी थीटा एंगल पे, किस एंगल पे बच्चों? थीटा एंगल पे ऐसा 2 पूंछ निकाल के और इसमें हमने करंट भेज दिया है। क्या किया है? करंट भेज दिया, बहुत बढ़िया। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, बोलिए सब लोग, कितना हो सकता है? 45 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री हो सकता है, ये 180 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। बोल रहा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहले नंबर ऑप्शन में है कि प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू 180 माइनस थीटा। दूसरे नंबर ऑप्शन में है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर का मतलब इसका रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरे नंबर ऑप्शन में है 0 ओनली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये थीटा 180 डिग्री हो जाए उस केस में यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब तुम बताओ थीटा 180 डिग्री हो जाने का क्या मतलब हुआ? थीटा 180 डिग्री हो जाने का मतलब हुआ कि ये दोनों पूंछ जो है आपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे निकाले, तब ना बोला जाएगा कि ये वाला जो थीटा है वो 180 डिग्री हो गया है। तो बोलता है कि अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो सिर्फ उसी कंडीशन में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इतना तो हम जानते हैं कि थीटा 180 डिग्री होने पर यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल जाते जाते देखा भी था, देखा था। लेकिन एक चीज है कि बोल रहा है सिर्फ इसी कंडीशन में 0 होगा, बाकी किसी कंडीशन में 0 नहीं होगा। और आखिरी ऑप्शन कहता है कि यहां 0 होगा हर कंडीशन में, थीटा कुछ भी हो। क्या लग रहा है आपको, क्या इसका आंसर होना चाहिए? अब मैं पहले बता देता हूं, ये और ये नहीं है आंसर, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई है। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है कि सर सी होना चाहिए? यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 तभी होगा जब ये वाला केस रहेगा। कितने लोग कह रहे हैं? अरे कोई नहीं बोल रहा है क्या? और कितने लोग कह रहे हैं कि सर थीटा कुछ भी हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा? ये कितने लोग कह रहे हैं? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर है बच्चों, ये सही आंसर। थीटा कुछ भी हो वहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। देखिए, अगर पहले तो आप ये बात मान लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं, पहले मान लीजिए सब लोग कि सर आप एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं इसका एक लॉजिकल आंसर, लॉजिकल नहीं वो प्रॉपर आंसर भी है, लेकिन लॉजिक के थ्रू मैं दूंगा। मैं इसको सॉल्व करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं,
लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको समझ में आ गया, हेलो शुभेंदु क्लास में बनी 5 बजे, ठीक ठीक। मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ चलो देखो, इधर देखो, सुनिए। क्या? छुट्टी? चलो देखो, मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं, समझ लीजिएगा, सुनिएगा एक मिनट। हेलो इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है ये वाला और एक सेक्शन है ये वाला। अरे कुछ तो बोलो यार, सुनिएगा। अगर, शांत रहिए, अगर ये वाला एंगल इससे 10 गुना छोटा है जा, तो ये वाला आर्क भी इससे 10 गुना छोटा होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस भी इससे 10 गुना छोटा होगा। आप समझे ही नहीं, बोलो ना। और अगर रेजिस्टेंस इससे 10 गुना छोटा होगा तो इसमें करंट 10 गुना ज्यादा जाएगा। ओ माय गॉड, यानी एंगल अगर 10 गुना छोटा है तो इसमें करंट 10 गुना ज्यादा जाएगा। सही है, यानी कि अगर एंगल 10 गुना छोटा है, यानी इसको तुम 10 से डिवाइड करोगे तो करंट 10 गुना ज्यादा होगा, का मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से 10 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां होगा, अरे बोलो ना, इसमें करंट ऐसा और ऐसा ना रहेगा, तो इसकी वजह से जितना अंदर में होगा इसकी वजह से उतना ही बाहर में होगा। अरे बोलो, सुनो, हो क्या रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल अगर 10 गुना छोटा है ना, ये बोलो ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका करंट 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि ये एंगल से इंडिपेंडेंट होता है, 90 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हमेशा कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सिचुएशन है कि एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है बताइए? v है। ठीक है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है। क्योंकि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके पास उसकी लीनियर स्पीड तो होगी ही, साथ ही साथ एंगुलर स्पीड भी तो है, इसके पोजीशन वेक्टर का रोटेशन भी तो हो रहा है। और देखिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा है इन तीनों के बीच का रिलेशन, ओमेगा आर और भी के बीच का। किसको याद है बताओ? हाँ बोलो। तुम सवेरे कल आया था इसलिए तुम बोल रहे, पागल बना रहा है। इसको लगता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हैं? और बोलो। v बराबर क्या? r इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा v बराबर r इंटू ओमेगा। ये 11th क्लास में ना हमने पढ़ा है। ठीक है, अब सुनिए, सवाल है कि क्या इस चार्ज के मूवमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा? हाँ या ना? हाँ यार, क्या बात करते हो। चार्ज कैसे भी मूव करे उसका वो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करेगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरी दुनिया में होता है। जैसे एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी दुनिया में होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी पूरी दुनिया में, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा वहां पे। तो कितना होगा ये सवाल है। तो पहले हम लोग ना इस चार्ज के मूवमेंट की वजह से ये पता करेंगे कि इसके ऑर्बिट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है ना, इसकी वजह से इस ऑर्बिट में क्या आ गया है? करंट आ गया है। अरे यार, भले एक को चार्ज है तो क्या है, वो लगातार एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो हम मानेंगे कि इसकी वजह से उस ऑर्बिट में क्या आ गया है? करंट आ गया है। करंट को हम लोग मान लेते हैं I।
तो बाबू करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज है और टाइम पीरियड को लिया जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। सही है, एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये 10 कूलम चार्ज है तो इस क्रॉस सेक्शन से मान लो 10 कूलम चार्ज क्रॉस कर गया, फिर अगली बार कितनी देर के बाद क्रॉस करेगा? एक टाइम पीरियड के बाद। मान लो एक टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, तो यहां किसी क्रॉस सेक्शन से, यहां एक मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, 10 कूलम चार्ज क्रॉस कर गया। अरे बोलो यार, तो फिर अगली बार कब क्रॉस करेगा? एक टाइम पीरियड का मतलब हुआ 2 सेकंड के बाद, फिर अगली बार 2 सेकंड, फिर अगली बार। तो अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि हर 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ नीचे में क्या लिखा जाएगा? टाइम पीरियड लिखा जाएगा। अब सवाल है कि टाइम पीरियड कितना होता है? तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। 9वां क्लास वाला फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और स्पीड हो जाएगा v। हम इस t की जगह पे इसको ले जाके पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और नीचे वाला भी कूद के कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि तुम ये वाला चीज याद करो। तुमको क्या याद होना चाहिए? इसके बजाय तुमको याद होना चाहिए कि करंट का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम में यहां हम कौन सा टाइम लेंगे? टाइम पीरियड लेंगे। सही है बाबू? और टाइम पीरियड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 2 पाई आर बाई वी होगा। उसके बाद पुट कर लेंगे। कितना कुछ हम लोग याद करेंगे इसमें। सही है, तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, फॉर्मूला नहीं। ठीक है, चलिए। किसी ने कहा कि ना हमको तो ओमेगा के टर्म में चाहिए, तो क्या किया जाए? v की जगह पे r इंटू ओमेगा लिखा जाए। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर इंटू ओमेगा, आर से आर कट जाएगा, और टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई बाई ओमेगा। और ये तो हमको शायद पहले से याद भी है 11th क्लास में। अरे वेव्स पढ़ते समय, चाहे एसएचएम पढ़ते समय, ओमेगा नहीं मिला था क्या? ओमेगा होता था 2 पाई बाई टी, और टी होता था 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर मान लो तुमको नहीं याद है, चुप रहो पहले। अगर तुमको नहीं याद है तो तुम अभी से याद कर लो। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ई हमेशा हमेशा याद रखना। 12th क्लास में भी हम लोग एसी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो उसमें इसका यूज आएगा। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। सही है, चलो ठीक है। तो 2 पाई बाई ओमेगा भी रख सकते हो इसकी जगह पे। तो Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा खुद के चल जाएगा कहाँ? ऊपर। ठीक है, चलिए। अब एक बार हमको करंट मिल गया तो क्या हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलिए ना। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर पर म्यू नॉट आई बाई 2r। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही करंट का डायरेक्शन मानते हैं। यानी करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर आएगा। और कितना आएगा? तो म्यू नॉट आई बाई इतना आएगा। क्या बोलते हो? चलो ठीक है, ये बात है। एक और चीज समझाता हूं। एक चीज होता है फ्रीक्वेंसी, नाम सुना है? क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। एक सेकंड में जितना रोटेशन होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कोई चीज अगर एक सेकंड में 50 बार रोटेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। या किसी चीज की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, का क्या मतलब हुआ? वो एक सेकंड में 100 चक्कर लगा रहा है। सही है। और याद रखना फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। क्या लिखा है ये? अरे ये सब 11th में पढ़ना है रे। ऐसे दांत चियार रहे जैसे 11th में पढ़ना, और 11th में थोड़े पढ़ना है सब, तो 9th 10th में तुमको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी वगैरह। न्यू लिखा हुआ है ये, एन ऐसा करके न्यू। कहीं कहीं इसको एफ से भी डिनोट कर लिया जाता है, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड नोटेशन कौन है? न्यू है। ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये कितना होता है? 1 अपॉन टाइम। ये बात याद रखिए। सही है,
1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को पलट दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी को पलट दीजिएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। सही है, चलो ठीक है। ये देखो क्या सिचुएशन है। इस सिचुएशन में एक पूरे का पूरा रिंग है। क्या है बोलो? रिंग को चार्ज दे दिया गया है। रिंग को, यानी चार्ज किसी एक पॉइंट पे नहीं है, चार्ज पूरा फैला हुआ है। और तब हम इसको नचा रहे हैं। मान लीजिए इसको हम लोग, आप समझ रहे हैं, हम इस तरीके से इसको नचा रहे हैं। ये ओमेगा से नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? ओमेगा से नाच रहा है। तो हम इस केस में भी मानेंगे कि इस लूप में करंट का फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज का एक कंटिन्यूअस फ्लो ना हो रहा है। चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को करंट माना जाता है। तो इस केस में कितना करंट माना जाएगा? तो बाबू टोटल चार्ज कितना है? तो Q। इस केस में भी हम टाइम की जगह पे टाइम पीरियड ही लेंगे। और इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहां एक क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर किया, तो बताओ कितने टाइम में यहां से लेकर यहां तक का सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा? जितने टाइम में ये एक चक्कर लगा लेगा। अगर ये एक चक्कर लगा ले तो आपको नहीं लग रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का सारा चार्ज इसको क्रॉस कर चुका रहेगा? तो ये टोटल Q चार्ज को किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? एक टाइम पीरियड का समय लगेगा। यानी मिला जुला के सिचुएशन ये हो चाहे सिचुएशन ये हो, बात बराबर ही है, सब कुछ सेम होगा। हाँ, बस इस केस में आपको लीनियर वेलोसिटी नहीं देगा, खाली क्या देगा? एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई क्या होता है? ओमेगा होता है। तो हम t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रख देंगे, तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा वाला ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो इससे हमको करंट मिल गया। और एक बार करंट मिल गया तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। वो हम लोग अप्लाई कर लेंगे। सही है, चलिए ठीक है। ये CBSE मेडिकल 2011, या यूं कहें कि ये लिखा हुआ है नीट 2011। क्वेश्चन पढ़िए। अ थिन रिंग है क्या? अरे पढ़ो ना, लिखा हुआ है थिन रिंग, रेडियस कितना है? R है। बहुत बढ़िया। तो एक पतला सा रिंग है, रेडियस बेचारे का R है, और चार्ज Q कूलम यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन 8। अच्छा, तो इस पे Q कूलम चार्ज पूरा एकदम यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है। ठीक है। कहता है रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, रोटेट कर रहा है विथ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f। ओ माय गॉड, यहां फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो बाबू अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन f। हे भगवान, अरे फ्रीक्वेंसी को पलट देना, टाइम पीरियड मिलेगा। बोलता है अच्छा टोटल चार्ज कितना था? Q था। हाँ लिख लो, टोटल चार्ज कितना है बाबू? Q है। बोलता है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। बच्चों वेबर पर मीटर स्क्वायर कुछ और नहीं, ये तो टेस्ला ही है। याद है पहला लेक्चर? टेस्ला को ही ना प्यार से वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। टेस्ला में ही बताना है। एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, आपको बताना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मान लो B होगा, तो बाबू B जो होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा। सवाल है कि I कितना है? तो I होता है चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। बोलो बाबू, तो हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी में f कूद के ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू एफ नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम I की जगह पे रखते हैं Q इंटू एफ। तो म्यू नॉट Q इंटू एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। ये फिर से समझाऊं, क्वेश्चन में क्या दिया था? फ्रीक्वेंसी दिया था, पलट के हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। अब टाइम पीरियड मिल गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। अरे बोलो, कितने लोग बिहार बोर्ड से हैं इसमें?
मतलब ज्यादातर लोग सीबीएसई से। कितने लोग सीबीएसई से हाथ उठाइएगा? ज्यादातर लोग सीबीएसई से, ठीक है, हाथ गिरा। चार्ज अपॉन टाइम पीरियड करके हम करंट निकाल लेंगे, और करंट मिल जाएगा तो म्यू नॉट आई बाय 2r कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये इसको भी आप नीट 2015 कह सकते हैं। जीरो आएगा। नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब पहले होता था, ठीक है, पहले होता था, 2015 से पहले होता था। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, बोलो ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में, बेचारा क्या कर रहा है? घूम रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये, सुन रहे हो? रेडियस कितना है? कह रहा है n रोटेशंस पर सेकेंड। तो बताओ वो n क्या है? नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड को इन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, तो फ्रीक्वेंसी है। तो वहां से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/n, ठीक है। हमको लग रहा है फिर से वही पूछ रहा होगा कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बाबू पहले करंट निकाल लिया जाए कि इसके मूव करने की वजह से इसमें कितना करंट आएगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तुमको याद है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस में होता है, माइनस में होता है। हमको खाली अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड बताना है, तो माइनस माइनस को हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। याद है इसको हम लोग E कहा करते थे प्यार से। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड हो गया 1/n। n कूद के ऊपर जाएगा तो I बराबर हो जाएगा EM। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2r बाबू। तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, I की जगह EN डिवाइडेड बाई 2r। ऐसा कोई है क्या? म्यू नॉट EN डिवाइडेड बाई 2r है क्या? कहाँ है? देखिए यहाँ नहीं है क्या? देखिए तो सही है, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ, लेकिन बताइए इधर बगलिया में कौन है? गॉस लॉ का आपने नाम सुना है? कहाँ सुना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट में सुना था क्या? अच्छा ठीक है, तो सुनो, टॉपिक तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। मैं चाहूं तो तुमको पढ़ा सकता हूं पूरा एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन बगल में मैंने इधर गॉस लॉ इसलिए लिखा है क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे इससे कंपेयर करके, तो आसानी से समझ में आएगा। अरे बोलो ना। या यूं कहें कि जैसे कूलम्स लॉ के सिमिलर कौन था? बायट-सेवर्ट लॉ। बोलो कौन था? बोलो बायट-सेवर्ट लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ के सिमिलर है गॉस लॉ। सही है। गॉस लॉ में चार्जेस हुआ करती थी, याद है? प्लस Q1, चलो बोलो जल्दी, माइनस Q2, प्लस Q3, माइनस Q4, प्लस Q5, ढेर सारा चार्ज हुआ करता था। तो तुम बताओ इसमें अगर चार्ज होता है तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बोलो? उधर चार्ज होता था, इसमें क्या होगा? करंट होगा। देखो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम एम्पियर सर्किटल लॉ खुद से बताओगे कि क्या होना चाहिए। तुम खुद बताओगे, तुम बोलोगे तब मैं लिखूंगा। बताओ इधर चार्ज होता था, इधर क्या होगा? ये तुमने बताया कि मैंने बताया? तुमने बताया कि करंट होगा। चलो इधर कुछ करंट लिखते हैं हम लोग। एक करंट बाहर आ रहा है I1, एक करंट अंदर जा रहा है I2, एक करंट बाहर आ रहा है I3, एक करंट अंदर जा रहा है I4, एक करंट बाहर आ रहा है I5। ऐसा एग्जाम्पल के लिए लिया। अब आप बताइए गॉस लॉ लगाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते थे? कुछ चार्जेस को चारों तरफ से बंद करते थे। चलिए कुछ चार्जेस को बंद कर लेते हैं हम लोग। बोलिए इस सरफेस को क्या बोला जाता था? गॉसियन सरफेस बोला जाता था। बहुत बढ़िया, तो इसको बोला जाता था, और देखिए लगे हाथों हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, गॉसियन सरफेस बोला जाता था। तो इसमें कुछ चार्जेस को बंद किया गया है, इसमें कुछ करंट्स को
बंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि चार्जेस जो हैं वो तो पॉइंट होती हैं, पॉइंट होती हैं, आप समझ रहे हैं। तो उसको तो हम लोग चारों तरफ से किसी सरफेस से क्लोज कर सकते हैं बाबू, अरे बोलो ना। लेकिन करंट कोई पॉइंट वाला चीज थोड़े होता है। करंट तो तार में ना होता है, तार इधर से आया होगा और अंदर भी बहुत दूर तक गया होगा। तो उसको बंद नहीं करेंगे, उसको हम बांधेंगे। क्या करेंगे? बांधेंगे। बांधने को भी बंद करना आप शायद कह सकते हो, लेकिन बांधने को बंद करना हम कैसे कह सकते हैं? तो इसको हम बंद करेंगे और इसको हम बांधेंगे। चलिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऊख, ऊख देखे हो, ईख। मान लो घर में ईख कटा क्या है, मान लो छठ आपके घर होता है तो ईख कटा क्या आता है ना, तो क्या क्या उस ईख को बोरा में बंद करके रखा जाता है? किसी कंटेनर में नहीं, उसको कैसे रखा जाता है? बांध के रखा जाता है। आप समझ रहे हैं? बांध के रखा जाता है। शांत रहिए। लेकिन उसी ईख का अगर मान लीजिए चीनी बन गया, सही है, ईख के रस का चीनी बनता है, वो पॉइंट वाली चीजें होती हैं। तो चीनी को हम घर में बांध के रखते हैं उसको हम लोग बंद करके रखते हैं। तो ऐसा समझिए कि च से 4 च से तो चीनी है, इसीलिए इसको हम बंद करके रख रहे हैं। लेकिन ये ईख है तो इसको हम बंद करके नहीं रखेंगे, इसको हम बांध करें। तो बांधा धागे से ना जाएगा, रस्सी से ना जाएगा। तो चलिए हम कुछ करेंट्स को ऐसे बांधते हैं, घेरते हैं, बांधते हैं। तो ये बच्चों पूरा एक सरफेस है, लेकिन ये सरफेस नहीं है, ये लूप है। जा किसी धागे को अगर चारों तरफ से आप बांध देते हैं तो अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो ये एक सरफेस था जो इधर भी होगा अंदर भी होगा, लेकिन ये एक लूप है। तो गॉस लॉ से इसको कहा गया गॉसियन सरफेस। एम्पियर्स सर्किटल लॉ से इसको बोला जाएगा एम्पीरियन, बोलो, लूप। तो ये क्या है? ये है एम्पीरियन लूप। ये तुमको समझ में आया? अरे बोलो ना। हाँ, वेरी गुड। अब सुनो, आपको याद होगा कि इसमें गॉस लॉ एक्चुअली ये हुआ करता था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया? हाँ, तो सुनो ना, तो इधर होता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हम लोग करते क्या थे? इसको हम लोग अप्लाई करते कैसे थे? तो हम एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते थे। याद आ रहा है रे? छोटा सरफेस एरिया लेते, बोलो जल्दी। फिर उसके बाद हम लोग इन सारे चार्जेस की वजह से यहां पर क्या निकालते थे? तो मान लो वही इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया? इधर आ गया। अरे बोलो ना। मान लो बीच का एंगल कितना हो गया? कोई थीटा हो गया। तो हम लोग लिखते थे ई डॉट ds इज इक्वल्स टू अंदर में बंद चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो तुम बताओ, जब इस चीज को हम इधर लिखेंगे तो यहां पर छोटा सा सरफेस एरिया ना लिया गया था, यहां पे छोटा सा लेंथ ना लेंगे? नहीं, ये आपको बताना है, हमको कहा, हम तो भुला गए, हमको याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं है हमको। ये आप मुझको बताइएगा तब मैं लिखूंगा। यहां पे छोटा सा सरफेस, हमको गॉस लॉ याद है, ये हमको याद ही नहीं है। यहां छोटा सा सरफेस, तो यहां भी छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे। इसके पास कहां से एरिया आ जाएगा? इसके पास लेंथ नहीं है, छोटा सा लेंथ लेंगे और तब छोटे से लेंथ को हम डिनोट करेंगे कैसे? डीएल से ना। चलिए, आपने कहा कि सर एक काम करिए, आप यहां छोटा सा क्या ले लीजिए? डीएल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बोलिए ना। जैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी था तो डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें हम लोग सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इसमें हम लोग सारे करेंट्स की वजह से क्या? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर के, अब होगा ना कि मान लीजिए इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा। अरे बोलो ना, इसकी वजह से, सबकी वजह से कहीं कहीं होगा।
नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कहीं इधर की तरफ आ गया और इसको हमने बी कह दिया, तो आप बताइए गॉस लॉ था ई डॉट डीएस का क्लोज इंटीग्रेशन एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होगा, बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन। उधर भी बराबर था, इधर भी बराबर होगा। उधर था क्यू इनक्लोज, इधर होगा, बोलोगे तभी लिखूंगा मैं, आई एनक्लोज। उधर था अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर होगा अपॉन म्यू नॉट। एक मिनट, मैंने कहा है वो बात देखिए आप भूल गए हैं। मैंने कहा है कि जिस सिमिलर टाइप के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा वहां म्यू नॉट ऊपर आता है, और जहां एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है वहां म्यू नॉट नीचे आता है। तो गॉस लॉ में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था, यहां म्यू नॉट कहां आएगा, एंड दिस इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। याद हो गया? अरे बोलो ना। हाँ, तो अगर मैं डायरेक्ट बताता तो ठीक है, बता ही देता, तुम भी समझ ही लेते, लेकिन गॉस लॉ से कंपेयर करके देख लिया तो अब ये ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया। वो होता है बी डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सॉरी वो ई डॉट डी एस ना था, ई डॉट डी एस। ये हो जाएगा बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज। यानी कि यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इज क्यू एन क्लोज में कौन कौन आएगा, प्लस Q1 आएगा, माइनस Q2 आएगा और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन इधर क्या होगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू इधर क्या होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स अंदर में बंद करंट, तो अंदर में जो करंट बंद है वो क्या है, I1 प्लस I2, प्लस I2 नहीं, जो करंट बाहर आ रहा है अगर तुमने उसको प्लस साइन के साथ लिख दिया है तो जो अंदर जा रहा है, वही लड़का रे तुम कहां अंदर जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो करंट बाहर आ रहा है उसको अगर तुमने प्लस साइन के साथ लिख दिया तो जो करंट अंदर जा रहा है, ए महालतखोर है रे, तो क्या कर रहे हैं तुम लोग उधर, वो अंकित मिश्रा के बगल में जो बैठा है, हैं? क्या कर रहा है, बोलो, खड़े हो जाओ। क्या कर रहा था उधर नीचे, क्या देख रहा था, पॉपकॉर्न गिर गया है, हैं? कॉर्नर सीट तुम लोग को मिल गया है, बैठो। तुम क्या कर रहा था, हैं? ठीक है बैठो। मैं कह रहा हूं कि I1 अगर बाहर है उसको तुमने प्लस साइन के साथ लिखा है, ऐसा मत करिए, कमेंट। मैं कह रहा हूं कि I1 अगर बाहर है और इसको तुमने प्लस साइन के साथ लिखा है तो I2 कहाँ है, इसको तुमको माइनस साइन के साथ लिखना चाहिए, तो ये माइनस I2 हो जाएगा। और देखिए लॉजिकल बात भी है, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है, बोलिए ना, 4 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है, तो नेट करंट 6 एम्पियर ना हुआ है, तो इसीलिए बाहर वाले को प्लस साइन के साथ लिख रहे हो तो अंदर वाले को माइनस साइन के साथ लिखोगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा। क्लियर है एम्पियर सर्किटल? आप देख लीजिए आपकी किताब में भी ये लिखा होगा, किताब में कंपेयर करके नहीं लिखा होगा, हाँ तो डायरेक्ट लिखा होगा। अब इसको गॉस लॉ से क्या लेना देना है, आगे बढ़े। चलिए आइए बात करेंगे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे, कहां बच्चों बताना, तो किसी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किधर होगा, ये हम पहले क्लास से जानते हैं। पहला क्लास का मतलब कौन सा पहला क्लास, मैग्नेटिज्म का पहला क्लास। ना तो सोच रहा था पहला क्लास में तो हम लोग क ख ग सीख रहे थे,
ये अगर तार ऐसा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, याद है? देखा था ना फर्स्ट क्लास में। तो यहां पर कहां होगा? इधर की तरफ होगा। यहां पर कहां होगा? इधर की तरफ। यहां पर कहां होगा? आपकी तरफ, यहां पर, इधर। सही है। तो डायरेक्शन तो हमको पता है, कहां होगा बताइए? अंदर होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमको पता करना है। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब जैसे गॉस लॉ में, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए होता था। एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमको एक एम्पीरियन लूप चाहिए। एम्पीरियन लूप हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि एक तो हम इस करंट को बंद कर पाए, अरे बांध पाए, और ऊपर से उस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अरे बोलो बाबू, तो बताओ वो लूप कैसा हो? वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर लूप ले लें। अच्छा, स्क्वायर ले लेंगे तो प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट नजदीक होगा लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा दूर हो गया ना, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ थोड़े होगा। तो कुछ बताओ ना यार, कुछ बताओ, जल्दी करो यार। तो मान लो कि हमको नहीं समझ में आ रहे तो तुम ही लोग ना मेरा सहारा है, हैं? तुम लोग बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा क्या? बताओ कैसा ले एम्पीरियन लूप? सर्कुलर ले लें। और एक और बात है, जैसे गॉसियन सरफेस, शांत रहिए, गॉसियन सरफेस हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते थे कि उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो। बोलो, वैसे ही एम्पीरियन लूप भी हम ऐसा ही ड्रॉ करेंगे कि उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, और वो एम्पीरियन लूप इस पॉइंट से होके भी गुजरना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो कैसा होना चाहिए बताइए? ऐसा सर्कुलर होना चाहिए। तो चलिए मैंने रुकिए, मैंने ठीक है, मैंने एक क्या कहा जाता है, एम्पीरियन लूप लिया जो कि कैसा है? सर्कुलर है। समझ में आया? अब सुनिए, हमको इसी लूप के लिए लिखना है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट, अरे कौन लगातार बात कर रहा है यार? बी डॉट डीएल का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ढेर दिन हो गया ना, क्या बोलते हो? ढेर दिन नहीं हो गया है? तुम लोग सट्टा मत लगाओ हम पे। बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज, यही ना होगा? तो सबसे पहले इस पे हम कहीं एक छोटा सा डीएल ले लें। तो आइए हम यहाँ पर एक छोटा सा कहीं पे डीएल लेते हैं। तो ये छोटा सा डीएल हम लोग ले लें क्या? बोलो ना बच्चों, डीएल ले लें। अब हमको पता करना होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा हमको ये पता करना है। ऊपर होगा? एक मिनट रुकिए। तो ये क्या है? करंट है। और ये क्या है? एम्पीरियन लूप। अरे बोलो भाई, मैंने एक छोटा सा डीएल यहां लिया है, तो यहां पर छोटा सा डीएल का डायरेक्शन तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा? अरे यार पहले तो ये बताओ कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा कैसा? सर्कुलर होगा ना? सर्कुलर होगा। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। करंट ऊपर जाएगा तो सर्कुलर है ना होगा। यानी पता है कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिएगा ना, तो वो इस एम्पीरियन लूप के ही ऊपर आ जाएगा। तेरे की, अरे करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ऐसा है, अरे बोलो ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर ही ना होगी। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इस पॉइंट से होके गुजर रहा हो, वो ऐसा ही ना होगा। और डायरेक्शन में भी देखा जाए तो ऐसा आ रहा है,
इधर की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ड्रॉ करूं तो वो इसी के ऊपर आ जाएगा। अरे बोलो। और डायरेक्शन ऐसा होगा तो कौन बताएगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना होगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? क्या गूगल? अच्छा वो मैं समझ गया। आप लोग वो मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर जब इधर से जा रहा है तो इधर से ऐसे ऐसे कहना चाह रहे हैं। बाकी जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए कि सुनिए ना एक मिनट। डीएल अगर इधर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो इधर है ना होगा। ए बाबू रे सुन, डीएल अगर इधर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो देखो, एक मिनट देखो, इधर है ना होगा। डीएल इधर तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। आपको बात समझ में आई? चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कुछ बी से दिखा दें। अच्छा तुम बताओ बच्चों, ये डीएल अगर मैंने यहाँ ना लेके कहीं यहाँ लिया होता, लो यहाँ लिया होता, ये मेरा डीएल रहा, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? किधर होता है? अच्छा उसी के डायरेक्शन में होता है क्या? सही में ऐसा होता है? अच्छा अच्छा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होता। बात सही है। देखो ना मैंने डीएल कहाँ लिया, यहाँ ना लिया है, यहाँ कहीं लिया है। तो डीएल का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो इधर है ना होगा। इसका मतलब आप कहीं भी डीएल ले लीजिए, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में होगा। और एक और बात है, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां भी होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां भी होगा। यहाँ क्यों? क्योंकि जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ बी लिखा है तो यहाँ पर भी बी ही लिखा, अदरवाइज मैं B1 और B2 लिखता है। सही है। चलिए अब आप बताइए कि B डॉट DL को आप तोड़िएगा तो क्या टूटेगा? B इंटू DL इंटू कॉस थीटा। A डॉट B AB कॉस थीटा होता है, तो B डॉट DL B DL कॉस थीटा। कौन बताएगा यहाँ थीटा कितना लिया जाए? तो थीटा होगा क्या? B और DL के बीच का एंगल। यहां पर भी B और DL सेम डायरेक्शन में, यहां पर भी B और DL सेम, हर जगह B और DL सेम डायरेक्शन में होगा। यहां पर भी अगर आप छोटा सा DL लीजिएगा बाबू तो B इधर ना आएगा। हाँ, इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट टाइम अंदर में कितना करंट बंद है? तो यही ना I करंट बंद है, तो I लिख दीजिए। चलिए बताइए B जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। B कैसे कांस्टेंट है? तो अगर इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है तो इसकी वजह से यहां भी 10 टेस्ला, तो कांस्टेंट ही तो है। तो बाहर निकाल लीजिए, बोलिए। और अंदर में खाली क्या बच जाएगा? DL, क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1। DL के इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि जितना छोटा छोटा DL है आप सबको, तो जब सब छोटा 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 DL जोड़ दोगे तो तुमको टोटल सरकमफेरेंस नहीं मिलेगा, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई। तो B इंटू कितना? 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहां से B मिल जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। बोलिए फिर से सब लोग मिलकर, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। अच्छा एक बात बताओ यार, ये सेंटर पर कितना हुआ करता था? अगर यार है तो म्यू नॉट I बाई 2R हुआ करता था ना। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर लूप के सेंटर पर चाहिए तो म्यू नॉट I बाई 2R, लेकिन अगर किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग, हाँ, करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे चाहिए तो बस नीचे में क्या लग जाएगा? एक पाई लग जाएगा, बाकी ढेर दिमाग इसमें नहीं लगाना है। म्यू नॉट I बाई 2R पहले से याद था, नीचे में पाई लगा देंगे तो वो बन जाएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक। बोलो बाबू, इज इट क्लियर? यस। चलिए ठीक। अभी जस्ट इसके बाद कहीं किसी का क्लास रहता है क्या? कहाँ क्लास है? अच्छा उधर जाना है। और अमित सर को छोड़ के कहीं और रहता है? ओ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक सही है। कल संडे है ना,
ऑब्वियसली कल क्लास तो होगा ही।